नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 वाला जो था, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2020 में हुआ था, उसके ग्रुप बी के मैनेजमेंट के 15 प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले हमने ग्रुप ए के 15 प्रश्न अपलोड कर दिए हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से हर प्रश्न को व्याख्या सहित है वो बताया गया है, और इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, मैनेजमेंट के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह है सबसे अधिक उपयुक्त है? सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व। सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। ये विद्यालय प्रबंधन समिति सिद्धांतों में ये एक सीक्वेंस माना जाता है। चलिए, इसमें कुछ समझाने वाली या व्याख्या करने वाली कोई बात है नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो इस प्रश्न में शैक्षिक कार्य से संबंधित है, हमें विकल्प बताना है। तो शैक्षिक कार्य से संबंधित विद्यालय संगठन गतिविधियों की योजना, प्रणाली तंत्र नियंत्रण और सभी विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, यानी इसमें सभी विकल्प है वो सही है। विद्यालय संगठन भी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, गतिविधियों की योजना बनाना और प्रणाली तंत्र का नियंत्रण करना, ये सारी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा है वो किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो ये सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 2010 तक है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होती है? 1 से 8 तक की जो शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। तो ये 2010 तक है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अब बात सर्व शिक्षा की आगे है, तो सर्व शिक्षा के बारे में थोड़ा जान लें। ऐसे सर्व शिक्षा अभियान, इसका उद्देश्य ये था, सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और प्रारंभिक शिक्षा के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा है वो देना। और 2010 तक है वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा है वो उपलब्ध करवा देना। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आगे हम बात करें तो इसका सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था अक्टूबर 1998 में, 1998 में सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया गया था, और नवंबर 2000 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी और ये लागू हुआ था 2001 में, और संपूर्ण भारत में 2001-2002 में है वो सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान लागू होने की अगर बात करें तो ये 2001 के अंतर्गत माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान में तो ये प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। और उसके अलावा अगर बात करें तो 2007 तक 100%
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, बालक और बालिकाएं हैं, उनका स्कूल में नाम है वो दर्ज हो। ये है वो दूसरा उद्देश्य इसका है। क्या है? 2007 तक 2007 तक 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का नाम है वो स्कूल में दर्ज हो। ठीक है। और भेदभाव रहित स्कूल से जोड़ना, यानी किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं हो, कोई ऊंच नीच, कोई असमानता का भेदभाव नहीं हो, और इस भेदभाव रहित स्कूल में है वो बच्चे को एडमिशन करवाना, बच्चे को जोड़ना, ये इसका तीसरा उद्देश्य है। उसके बाद में अगर संगठनात्मक ढांचे की बात करें, संगठनात्मक संरचना की बात करें, तो ये केंद्रीय स्तर पर MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रस्तावित किया जाता है, हैंडओवर होता है। उसके बाद में अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा ये संचालित किया जाता है। और जिला स्तर पर अगर बात करें तो इसका एक ऑफिस होता है जिसका नाम होता है DPCO, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिस, और इसका मुख्य जो होता है DEEO होता है। अगर ब्लॉक स्तर पर बात करें तो BRC इसका ऑफिस होता है, और इसकी जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं CBEO। और अगर पंचायत स्तर पर बात करें तो PRC होता है, और इसका मुखिया होता है PEEO। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम इसके वित्त पोषण की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य की बात करें तो प्रारंभ में इसमें वित्त पोषण था, केंद्र का तो 85% था और राज्य का था 15%। और वर्तमान में इसकी जो वित्त पोषण है, केंद्र का है 60% और राज्य का है 40%। ये वर्तमान में, शुरुआत में 85-15 था। उसके बाद में अगर देखें पूर्वोत्तर राज्य में वित्त पोषण तो 90-10 है, 90 केंद्र का है और 10 राज्य का है। चलिए, इसके बाद में इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम है वो करवाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम है वो आते हैं, वो देख लेते हैं थोड़ा। 1 नंबर आता है बाला कार्यक्रम, 2 नंबर आता है इसके अंदर कल्प कार्यक्रम, 3 नंबर आता है लहर कार्यक्रम, 4 नंबर आता है लिंगवा लेब, उसके बाद में आता है वैकल्पिक विद्यालय, उसके बाद में आता है NPEGEL, उसके बाद में आता है शाला दर्पण, देन उसके बाद में आता है मरु छात्रावास, और उसके बाद में आता है माइग्रेटरी छात्रावास। ये सारे हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यक्रम हैं। ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने मोटी मोटी बड़ी बड़ी बात है वो हमने जान ली है। तो ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो सभी बालक हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा में किस वर्ष तक उपलब्ध करवानी हो जानी चाहिए? 2010 तक, और 2007 तक 100% नामांकन है वो स्कूल में दर्ज होने चाहिए। ये बात है ध्यान रखनी है। 2007 तक तो 100% नामांकन स्कूल में दर्ज होने चाहिए, बच्चों का 100% है वो बालक बालिकाओं का नामांकन दर्ज हो। और 2010 तक बात ये कही है कि प्रत्येक जो बच्चा है जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष मानी जाती है, उन सभी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा है वो उपलब्ध करवा देनी चाहिए। 2010 तक ये टारगेट रखा था। चलिए, अगला प्रश्न है, शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपक्रम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सोच करके देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। इसमें पहला, तीसरा, पांचवा और छठा, पहला, तीसरा, पांचवा और छठा, 6 नंबर। इसमें शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपक्रम क्या है? स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग,
परिपक्व टीम का उपयोग और परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। तो ग्रुप बी के अंतर्गत जो मैनेजमेंट के प्रश्न आए थे उस लगभग कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न थे, फैक्चुअल कम थे। चलिए अगला प्रश्न है, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंध का सही चक्र है। शैक्षिक जो EMIS है, EMIS, इसके माध्यम से जो वार्षिक प्रक्रिया होती है उसका सही चक्र क्या है, किसके माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करके है वो भेजा जाता है, तो इसका सही चक्र क्या है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4। आंकड़ों का तो पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में कुछ टर्म्स होती है वो समझ में आ जाती है। जैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है, देन उसके बाद में डाटा की प्रोसेसिंग होती है, फिर डाटा एनालिसिस किया जाता है और फिर डाटा की रिपोर्टिंग की जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को हिंदी में उलझने से अच्छा है कि इंग्लिश की सेंस को समझें। इंग्लिश की जो टर्म होती है वो समझ में आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले डाटा को कलेक्शन किया जाता है, देन उसके बाद में डाटा की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में डाटा की एनालिसिस किया जाता है, जांच की जाती है, और उसके बाद में डाटा की रिपोर्टिंग की जाती है। तो ये एक EMIS के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रणाली के प्रबंधन का सही चक्र माना जाता है। तो EMIS की बात हो गई है, एमएस की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते क्योंकि इतने वीडियो में एक एक घंटे का वीडियो बन सकता है इसके ऊपर। तो शॉर्ट में EMIS के बारे में जान लेते हैं। EMIS क्या है, ये इसका EMIS की बात करें तो इसकी सबसे पहले तो बात यही आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है EMIS। ये क्या है, जो न्यूपा है, न्यूपा का 8 नंबर का विभाग माना जाता है। न्यूपा का 8 नंबर का विभाग माना जाता है। इस विभाग ने किस चीज़ को विकसित किया है, डाइस को। किसने, EMIS ने डाइस को विकसित किया है। उसके बाद में अगर देखें तो तकनीकी और व्यावसायिक सहयोग प्रदान करता है। ये किस चीज़ को, किस को करता है, रमसा को, सर्व शिक्षा अभियान को और DPEP को। अगर EMIS की बात करें तो ये एक इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की जो शैक्षिक सूचनाएं होती है वो एकत्रित की जाती है, और ये सूचनाएं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली जो डाइस होती है, डाइस व सेकेंडरी शैक्षिक सूचना प्रणाली जिसको हम सेमिस कहते हैं, इस प्रपत्र में भरकर प्राप्त की जाती है। ये प्राप्त की जाती है, और भारत में डाइस व सेमिस की सूचनाएं SSA व रमसा द्वारा संकलित की जाती है। SSA तो करता है आपके डाइस की, और रमसा करता है सेमिस की। इसके बारे में आगे थोड़ा और जान लेंगे। भारत में MHRD का शिक्षा विभाग EMIS से सूचना प्राप्त करता है तथा यूनिसेफ MHRD के माध्यम से विभाग EMIS से सूचना प्राप्त करता है। इसके बाद में अगर न्यूपा की बात करें तो न्यूपा के अंदर 10 विभाग आते हैं, 10 विभाग आते हैं, और ये EMIS है वो 8वां विभाग है जिसका पूरा नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो EMIS में 2 विभाग आते हैं। एक तो आती है आपके प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी आती है माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा किससे संचालित होती है, SSA सर्व शिक्षा अभियान में।
और इसमें आती है 1 से 8वीं तक की कक्षाएं। और माध्यमिक शिक्षा का स्तर जो है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं मानी जाती है, इसको संचालित करता है रमसा। ठीक है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना है वो किस में भर करके पहुंचाई जाती है आगे, डाइस के माध्यम से। और जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी सूचनाएं सेमिस के माध्यम से आगे पहुंचाई जाती है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, जो डाइस है, डाइस और सेमिस, इन दोनों को एक सम्मिलित कर दिया है, दोनों को साथ में कर दिया है, और इन दोनों को साथ में करके नया नाम दे दिया है यू डाइस। यू डाइस नाम दे दिया है इन दोनों को मिक्सर करके, यू डाइस नाम दे दिया है। और यह लागू हुआ था सत्र 2012-13 में। 2012-13 में ये यू डाइस है वो लागू हुआ था। डाइस और सेमिस को मिलाकर के यू डाइस है वो लागू हुआ था। उसके बाद में अगर बात करें ईएमआईएस के कार्य की, तो ये डाइस, सेमिस, यू डाइस के माध्यम से स्कूलों से शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करता है। शिक्षा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं वो ये इसके माध्यम से प्राप्त करता है। डाइस, ईएमआईएस, डाइस, सेमिस और यू डाइस के माध्यम से ईएमआईएस का कार्य है ये। और ये क्या करता है आगे, डाइस, सेमिस, यू डाइस को स्कूलों तक पहुंचाना तथा वापस भरकर ईएमआईएस विभाग में पहुंचाना। उसके बाद अगर करें तो प्राप्त शैक्षिक सूचनाओं का विश्लेषण करता है ये, और शैक्षिक कार्यक्रमों के उपादेयों को जानना। आरटी 2009 के तहत सूचना तंत्र को अधिक मजबूत करना इसका उद्देश्य है। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। जैसे 2000 में ईएमआईएस की रिपोर्ट में दी थी, और उस रिपोर्ट का नाम था हम कहाँ पर खड़े हैं। 2006 के अंदर एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का नाम था हम कहाँ पर खड़े हैं। और ईएमआईएस में 9 प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। कितने? 9 प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। और भी बहुत सारी है, ईएमआईएस के बारे में जानेंगे तो घंटा भर लग जाएगा, इसलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये हो गया, विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प है आपके, पढ़ करके आप इस प्रश्न का सही उत्तर देवें। तो इसमें नहीं है वो बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षा प्रणाली विश्लेषण करना। मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों प्रक्रियाओं में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगों की योजना बनाना, ये सम्मिलित है। उसके अलावा नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना, ये भी है। संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना, तो ये सारे हैं। लेकिन एक शिक्षा प्रणाली विश्लेषण करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो विद्यालय मानचित्रण के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सीटीई अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीटीई जो पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था, और सीटीई से संबंधित एक प्रश्न भी ग्रुप ए के पेपर में आया था। तो सीटीई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के संदर्भ में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें। ये इसका कोई उत्तर नहीं है, ये कोई इसका कार्यक्रम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, पूर्व सेवारत शिक्षा है वो कार्यक्रम दी जाती है। जैसे सेवा पूर्व इसमें कार्यक्रम शिक्षा दी जाती है, जैसे किसके माध्यम से? बीएड और एमएड के माध्यम से। उसके बाद में सेवारत जो अध्यापक होते हैं उनको भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। जो सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं, सेकंड ग्रेड के जो टीचर होते हैं उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।
और क्रियात्मक अनुसंधान होता है। ये सब कुछ होता है तो वहाँ क्रियात्मक अनुसंधान तो स्वाभाविक है, होता ही है। तो सेवा पूर्व के अंतर्गत अगर प्रशिक्षण की बात करें तो बीएड और एमएड के माध्यम से दिया जाता है, और सेवारत और या सेवाकालीन में अगर प्रशिक्षण की बात करें तो सेकंड ग्रेड के जो टीचर होते हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण को दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिटीज़ में हम देख लेते हैं बड़ी बड़ी बात। वीडियो पिछले वाले वीडियो में हमने 8 जो सिटीज़ थे उनके बारे में अध्ययन किया था, और इसमें ये सिटीज़ के कार्यों के बारे में पूछा है। तो ये इसका उद्देश्य क्या होता है कि माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं उनको शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का स्तर ऊपर उठाने के लिए सिटीज़ की संकल्पना दी गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सिटीज़ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसमें जैसे ये सिटीज़ के कार्य हैं बता दिए इसमें हमने कि प्रशिक्षण देना कौन से माध्यमिक स्तर का। तो इसमें 2 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण किसके माध्यम से, बीएड व एमएड के रूप में, तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण नवाचार से संबंधित जैसे मूल्य आधारित, तकनीकी आधारित, व्यावसायिक कार्यक्रम तथा विषय आधारित प्रशिक्षण को दिए जाते हैं। उसके अलावा प्रायोगिक व अन्य प्रासंगिक कार्यों का संचालन करना और सेवाकालीन शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। ये सीटीएस के कुछ कार्यक्रम हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा है वो टारगेट है, समूह सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। सरकार भी है, नागरिक भी है और व्यापार लाभार्थी समूह भी है। इसमें जैसे चलिए अगला प्रश्न है, एड्यूसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो इस प्रश्न को मेरे हिसाब से तो मैं इस चीज़ को प्रश्न को पूरा ही गलत मानता हूँ। वजह यह है कि इनमें से कोई सा भी है वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। एडुसेट तो 2004 में ही प्रक्षेपित हो गया था। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, एडुसेट जो था 20 सितंबर 2004 को ही स्थापित हो गया था। जीसेट 3 जो एडुसेट के रूप में जाना जाता है, पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है। ये पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। यह भूतुल्यकालिक उपग्रह I2 के बेस पर विकसित किया गया है। जीसेट 3 74 डिग्री पूर्वी रेखा पर मेडसेट कल्पना फर्स्ट के और इनसेट 3 के साथ सह स्थित है। तो ये सितंबर अर्थात 20 सितंबर 2004 को इसकी है वो प्रक्षेपित हो गया था। तो फिर ये इस विकल्पों के माध्यम से समझ में कुछ आ नहीं रहा है। शायद इस प्रश्न को या तो डिलीट माना है या फिर कुछ और उत्तर हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही कन्फ्यूज़न बताएं, मेरे समझ में परे है। इसमें अगर बात करें तो ये प्रमोशन हुआ था इसका हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और GSLV F1 था इसका रॉकेट, और काल अवधि थी 7 वर्ष के लिए। भार था इसका 1950 किलोग्राम और मिशन अवधि 7 वर्ष थी और शक्ति थी 2040 वोट। अब इसमें क्या 2014 के अंदर 14 वर्ष के लिए है वो काल अवधि के लिए एक दूसरा सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एवं गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। भारत स्काउट एवं गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। भारत स्काउट एंड गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसमें क्या है, भारत स्काउट एवं राष्ट्रीय गाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं।
भारत स्काउट एंड गाइड। द बॉय स्काउट आंदोलन की शुरुआत 1907 में इंग्लैंड में हुई थी। बेडन पेवल ने 20 बच्चों के साथ है इसकी शुरुआत की थी। बेडन पेवल की पुस्तक है स्काउटिंग फॉर बॉयज़, 1908 में इसकी प्रकाशन किया था। पावेल भारत आए थे 1921 व 1937 में अपनी पत्नी के साथ। स्काउट एंड गाइड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इस देश के सदस्य 216 हैं। ठीक है। और स्काउट का अर्थ क्या होता है? गुप्तचर, जासूस, सेवक, खोजक, भेदिया या परोपकारी। उसके अलावा अगर इसके सिद्धांत या कर्तव्य की बात करें तो ये भगवान, अर्थात भगवान किसको मानते हैं? ये धर्म को मानते हैं। तो इसके प्रति वफादार होते हैं, दूसरों के प्रति होते हैं वफादार, स्वयं के प्रति, स्वयं के विकास के लिए जिम्मेदार होना इनका परम कर्तव्य माना जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्काउट व गाइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी को। तो स्काउट दिवस होता है, उसको तो कहते हैं सेवा दिवस। और गाइड दिवस होता है, उसको कहते हैं विचार दिवस। क्या कहते हैं? विचार दिवस। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत में अगर इसकी बात करें स्काउट गाइड की, तो 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी कैप्टन टी.एस. बेकर के द्वारा। प्रथम स्काउट ट्रप विश्व कॉटन स्कूल स्थापित किया था बेंगलुरु में। और 1911 में भारत में प्रथम गाइड ट्रुप जबलपुर में प्रारंभ हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें तो भारत विश्व स्काउट आंदोलन संगठन का सदस्य बना था 1938 के अंदर, 1938 के अंदर। और वर्तमान में चीफ कमिश्नर है के खंडेलवाल और प्रेसिडेंट है डॉक्टर अनिल जैन। सॉरी। ये स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति है। और स्वतंत्रता के बाद में अगर बात करें तो भारत में 7 नवंबर 1950 को डॉक्टर ताराचंद जो थे शिक्षा सचिव, उनके द्वारा कनॉट प्लेस दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ये तो जो 1909 वाली थी ये तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। और स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो 7 नवंबर 1950 को डॉक्टर ताराचंद शिक्षा सचिव के द्वारा कनॉट प्लेस दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम था भारत स्काउट एंड गाइड। लड़कियों के लिए ऑल इंडिया गर्ल्स गाइड संघ का विलय किया गया था 15 अगस्त 1951 में। एक साल बाद में कर दिया था। ये अवार्ड इसके द्वारा दिया जाता है यूएनओ द्वारा, पीस मैसेंजर, शांति दूत का, अर्थात इसको दिया गया है अवार्ड। पीस मैसेंजर अर्थात शांति दूत का अवार्ड 1986 में 87 में दे दिया गया था। इंदिरा गांधी अवार्ड 1987 में दिया गया था। उसके अलावा ब्रॉन्ज वल्फ अवार्ड अर्थात कांस्य भेड़िया पुरस्कार है वो 3 बार दिया गया है इसको, 1969, 1994 और 2008 में। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और पद्म श्री 1965 में भी ये सम्मानित हुए हैं स्काउट, भारत स्काउट एंड गाइड। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 2004 में हुआ था। KGBV का आरंभ कब हुआ था? 2004 में हुआ था। देख लेते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में थोड़ी सी मेन जानकारी। इसकी स्थापना भारत सरकार ने जुलाई अगस्त 2004 में की थी। कब की थी? जुलाई अगस्त 2004 में की थी। तथा सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत ही इसकी ये कार्यक्रम संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान अर्थात SSA के अंतर्गत ये कार्यक्रम कब से? 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल 2007 से वो कार्यक्रम संचालित है सर्व शिक्षा अभियान के। 3 साल बाद में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित हुआ है। तो इसका नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा देवी के नाम पर दी गई है। ये कार्यक्रम भारत के 27 राज्यों में, कितने? 27 राज्यों के 3,479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स में संचालित है। ये जो पिछड़े ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर ये संचालित होते हैं। और अभी वर्तमान में इसमें 3,479 है वो शैक्षिक ब्लॉक है, इसके रूप में ये संचालित है।
इसके उद्देश्य क्या है? इस KGBV विद्यालय जो है इनके स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? इन विद्यालयों का उद्देश्य क्या है? वंचित वर्ग की वो बालिकाएं जिनको मुख्य धारा से जोड़ना हो, तो जो कठिन परिस्थितियों में एवं दुर्गम स्थानों में रहने के कारण किसी कारणवश, जैसे सामाजिक, पारिवारिक आदि बहुत कारण हो सकते हैं, उन कारण से प्राथमिक कक्षाओं के बाद विद्यालय नहीं जा सकी, किंतु अब वे आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उनकी आयु समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है। तो ऐसी बालिकाओं के निर्धारित ब्लॉक्स के चयन पर इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाने का प्रावधान है। यानी किसी कारणवश वे बालिकाएं जिनकी प्रारंभिक तक की शिक्षा हो चुकी है, लेकिन आगे वो पढ़ना चाहती है, लेकिन पढ़ने के अंतर्गत उन्हें सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो अब वो स्कूल नहीं जा सकती। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए अलग से ये वो विद्यालय संचालित है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस KGBV की संरचना के भारत में 3 प्रकार के मॉडल तैयार किए गए हैं। पहला मॉडल, द्वितीय मॉडल और तृतीय मॉडल। तो एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर द्वितीय मॉडल है वो लागू नहीं होता है, और प्रथम मॉडल में जो है उसमें 178 स्कूल संचालित है वर्तमान में, और तृतीय में 22 स्कूल संचालित है। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें KGBV के लिए पात्र कौन सी बालिकाएं हैं, तो वो बालिकाएं जिसमें वो सभी बालिकाएं पात्र हैं जिसमें जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 उत्तीर्ण बालिकाएं हैं, 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ड्रॉप आउट अनामांकित बालिकाएं, मेला ढोने वाली परिवारों की बालिकाएं, विशेष आवश्यकता वाली CWSN बालिकाएं, HIV एड्स को से ग्रसित अभिभावक की बालिकाएं, अन्य विशेष परिस्थिति वाली बालिकाएं तथा विधवा की पुत्री है या अनाथ है या शारीरिक शोषण से का शिकार हो चुकी है। उसके अलावा समाज की मुख्य धारा से अलग सामाजिक समूह परिवारों की बालिकाएं जैसे घुमंतु पलायन परिवार, ये सारी बालिकाएं हैं वो KGBV के अंतर्गत पढ़ने के लिए पात्र मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। कब तक होगा? 14 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए वो बच्चा है वो हकदार होगा। ये चीज़ ध्यान रखें। ये ज़रूरी नहीं है सरकार ने 6 से 14 बोल दिया तो इसका मतलब 14 वर्ष होने के बाद में चाहे वो 6th क्लास में है तो भी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, अगर वो 14 साल से ऊपर हो जाता है और उसकी 2 क्लासें बाकी है तो भी उसको आगे पढ़ने के लिए वहीं है वो RT के अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो RT के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से व्याख्यायित किया है, तो यहाँ मैं उचित नहीं समझता हूँ, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा बन गया है। चलिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। केंद्रीय सरकार का दायित्व क्या होगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। चलिए अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता? कौन सा है वो अध्यापकों को द्वारा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। शैक्षिक कैलेंडर अर्थात पंचांग का विनिश्चय करना ये अध्यापकों का उत्तरदायित्व नहीं है, ये शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व माना जाता है। माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक करना बिल्कुल ये उद्देश्य है। विनिर्दिष्ट समय से
के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी उनका उद्देश्य है। प्रत्येक बालक की अधिगम अर्थात सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये सारे है वो तीनों उद्देश्य शिक्षकों को माने जाते हैं। लेकिन पंचांग अर्थात कैलेंडर विनिश्चय करना शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है, ये शिक्षा विभाग वो तय करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है, तो ये पंजाब के अंतर्गत स्थित नहीं है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो पंजाब के अंतर्गत स्थित नहीं है। राष्ट्रीय मिलिट्री भारत के प्रमुख जो आरएमएस है उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहला आरएमएस है वो चेल हिमाचल प्रदेश में जिसकी स्थापना हुई थी, और वो हुई थी 1922 में। 1922 में चेल हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। दूसरा जो था वो आरएमएस था अजमेर राजस्थान के अंतर्गत, ये 15 नवंबर 1930 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में तीसरा जो था बेलगांव कर्नाटक में था, वो 30 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा जो था वो आरएमएस था बेंगलुरु कर्नाटक, जो 1 अगस्त 1946 की स्थापना हुई थी। और पांचवा जो है आरएमएस था वो धौलपुर राजस्थान के अंदर 16 जुलाई 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्वतंत्रता के बाद में धौलपुर एकमात्र ऐसा आरएमएस है जो जिसकी स्थापना हुई मानी जाती है। ठीक है, और इसका जो ध्येय वाक्य है वो 1930 से 60 तक सर्विस बिफोर सेल्फ था। 1960 से 65 तक प्ले द गेम हो गया। देन उसके बाद में 1965 में शीलम परम भूषणम, ये इसका ध्येय वाक्य माना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रवेश किस तरीके से दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि 70% तो आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स के जूनियर अधिकारी जो होते हैं उनके बच्चों को शामिल किया जाता है, और 30% आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों के बच्चों को, जो भूतपूर्व अधिकारी होते हैं, तथा सामान्य नागरिकों के बच्चों के लिए यहाँ आरक्षण का प्रावधान है या एडमिशन की प्रक्रिया है। 50 सीटें, नोट 50%, 50 सीटें शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षित है, और एक संस्था में 15 से अधिक बच्चे इस वर्ग के नहीं होंगे, शहीदों के बच्चे। और 15% एससी के बच्चों के लिए है, और 7.5 एसटी के बच्चों के लिए योग्यता आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और लगभग एकदम अच्छी तरीके से मैंने व्याख्यायित करने का, आपको हर नए फैक्ट से रूबरू करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।